क्या आपने कभी साइंस एंड प्रोग्रेस को एज अ रीज़न देखा है फॉर द डिक्लाइन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्रिएशन ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी? ऐसा कभी भी हुआ है कि आपने सोचा हो कि प्रोग्रेस की वजह से सोसाइटी जो है वो बेकार हो रही है? वेल, हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। जिस थिंकर ने ऐसा सोचा था वो थे रूसो। रूसो जो थे वो एनलाइटनमेंट पीरियड के थिंकर थे, और अनलाइक अदर थिंकर्स लाइक वोल्टेयर जो उसको सपोर्ट करते थे, उसके फेवर में बोलते थे, रूसो की थिंकिंग बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो उसको क्वेश्चन करते थे एंड क्रिटिसाइज़ करते थे। अकॉर्डिंग टू रूसो, सिविलाइजेशन और प्रोग्रेस जो हुई है उसने ह्यूमंस को करप्ट कर दिया है और उनको सेल्फिश बना दिया है, एंड देयर इज़ अ मॉरल डिक्लाइन इन द सोसाइटी। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की इमर्जेंस हुई है बिकॉज ऑफ द प्रोग्रेस, वो सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। सो जहाँ बाकी लोग प्रोग्रेस को सेलिब्रेट कर रहे थे, रूसो ने उस प्रोग्रेस को सिर्फ क्वेश्चन किया है। फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो उस टाइम पर डिवाइडेड थी इन 3 क्लासेस विच वॉज वेरी अनइक्वल। जो क्लर्जी और नोबेलिटी थे, दैट कंस्टिट्यूटेड द फर्स्ट एंड द सेकंड क्लास, जिनके पास सोसाइटी के सारे प्रिविलेजेस थे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वेयर एज द थर्ड क्लास जो कि कॉमन पीपल की थी, विच इंक्लूडेड द पेजेंट्स, द लेबर्स, द फार्मर्स, वो जो थे वो सारे हार्डशिप्स को भी फेस करते थे, एंड जो टैक्सेशन था वो उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था। वो डीपली एक्सप्लॉइट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड विथ नो प्रिविलेजेस। एंड ये जो इनइक्वालिटी थी, रूसो का मानना था कि ये जो इनइक्वालिटी है वो नेचुरल नहीं है, वो ऑलरेडी हमेशा से ऐसा नहीं रहा है कि ये इनइक्वालिटी हमेशा से रही है, बल्कि ये इनइक्वालिटी जो है वो मैन मेड इनइक्वालिटी है। रूसो वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने 2 टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात की थी, दैट इज़ नेचुरल एंड मैन मेड। जो नेचुरल इनइक्वालिटी है वो कहते हैं कि दैट इज़ इररिवोकेबल, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की हाइट डिफरेंस है, किसी का वेट डिफरेंस है, किसी के पास कुछ टैलेंट्स है, किसी के पास कुछ टैलेंट है, ये नेचुरल इनइक्वालिटीज़ है। हाउएवर जो मैन मेड इनइक्वालिटी होती है, वो इनइक्वालिटी जैसे कि वेल्थ में इनइक्वालिटी है, रेस में इनइक्वालिटी है, और जो स्टेटस और क्लास में इनइक्वालिटी है, ये मैन मेड इनइक्वालिटी है, एंड इट इज़ क्रिएटेड बाय मैन, जो कि रिमूव की जा सकती है। एंड रूसो इस बिल्कुल अगेंस्ट थे मैन मेड इनइक्वालिटी के। वो चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो इक्वल होनी चाहिए। मैन मेड इनइक्वालिटी इज़ नॉट राइट फॉर द सोसाइटी, और ये उन्होंने अपनी बुक डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी में क्लियरली बताया हुआ है। जो मोनार्की जो थी वो एब्सोल्यूट पावर उसके पास रखती थी, एंड क्लेम करती थी कि उसको जो ये पावर्स मिली हैं वो डिवाइन राइट है, वो बाय द गॉड उसको ये पावर्स मिली हैं। एंड रूसो जो थे वो इसको रिजेक्ट करते थे। उनका मानना था कि जो पावर है, जो सोवरेनिटी है, वो लोगों में होती है, एंड दिस इज़ वेयर ही गेव द पॉपुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉपुलर सोवरेनिटी, जहाँ पर ये पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट देते हैं, एंड अलॉन्ग विद दैट ये कॉन्सेप्ट देते हैं जनरल विल का। ये जो कॉन्सेप्ट है ये इनकी ये कोर है रूसो की थ्योरी के। नाउ व्हेनेवर जब भी हम किसी थिंकर के बारे में पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनकी लाइफ स्टोरी को जानें, बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड कि उन्होंने वो थ्योरी क्यों दी थी। सो रूसो जो थे उनका बर्थ हुआ था 28 जून 1712 में जेनेवा में, जो कि प्रेजेंट डे स्विट्ज़रलैंड में है। उनकी मदर का कुछ टाइम बाद ही, उनके बर्थ के कुछ टाइम बाद ही डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उनका जो चाइल्डहुड था वो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था, एंड ही लैक्ड फॉर्मल एजुकेशन। उनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली थी। ही वॉज बेसिकली सेल्फ टॉट। उन्होंने जो भी अपनी लाइफ में सीखा है वो उन्होंने अपने आप से ही सीखा है। एट द एज ऑफ 16 वो जेनेवा को छोड़कर चले गए थे और यूरोप को उन्होंने ट्रैवल किया था। और जब वो पेरिस आए थे तो वो एनलाइटनमेंट थिंकर्स लाइक डेनिस डिट्रॉइट से मिले थे, एंड यहाँ पर उन्होंने जो एनसाइक्लोपीडिया बुक, जो वहाँ की बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट बुक थी, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन में किया था। लेकिन इनको जो रिकग्निशन मिला है, जो इनकी पॉपुलैरिटी हुई है, वो हुई है आफ्टर द ऐसे जो उन्होंने लिखा था, डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1750। ये ऐसे में बताया गया था कि किस तरीके से जो साइंस की प्रोग्रेस है वो लोगों को हेल्प कर रही है। हाउएवर जो रूसो ने ऐसे लिखा था वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट लिखा था, जहाँ पर वो ये बताते हैं
कि साइंस ने जो प्रोग्रेस की है वो आर्टिस्टिक डिक्लाइन है, एक मॉरल डिक्लाइन सोसाइटी में ला रही है। साइंस की वजह से जो आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ थी लोगों की वो डिक्लाइन हो रही हैं, और उसी के साथ साथ मॉरल डिक्लाइन भी हो रहा है सोसाइटी में। 1755 में वो लिखते हैं डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें वो 2 टाइप्स की इनइक्वालिटी को बताते हैं एंड बताते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनका जो मेन रीज़न है इनइक्वालिटीज़ की डेवलपमेंट का, वो है प्राइवेट प्रॉपर्टी। लोगों के पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसी के कारण सोसाइटी में इनइक्वालिटी की कंडीशंस पैदा होती हैं। एंड जो उनका मोस्ट फेमस वर्क है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें वो आइडिया देते हैं अपना पॉपुलर सोवरेनिटी का, और बताते हैं कि पावर जो है वो लोगों में है, लोगों में रिसाइड करती है, कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस पावर का हकदार नहीं है। जो भी डिसीजंस है वो लोगों को साथ में मिलकर लेने चाहिए। एक अथॉरिटेटिव इंसान जो अकेले डिसीजंस नहीं ले सकता है अबाउट एवरीवन। और उसी सेम ईयर में उन्होंने एमिली लिखी थी बुक, दैट इज़ अबाउट द एजुकेशन, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो नेचुरल स्टाइल में दिया जाना चाहिए, नेचुरल फोकस और नेचुरल एजुकेशन, क्योंकि ये खुद इन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। एंड जिस तरीके से इन्होंने अपना एक्सपीरियंस है जो इनकी लाइफ का, वो उस बेसिस पे बताते हैं कि एजुकेशन जो है वो बंद क्लास में ना देकर एक नेचुरल तरीके से विद द नेचर जो है वो एजुकेशन को दिया जाना चाहिए। एंड क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ स्कूलिंग। एमिली जो बुक है ये इनकी एजुकेशन पर बुक दी है। सो ही बेसिकली रोट 4 articles, that is discourses on the origin of science, arts and science, and discourses on the origin of inequality, the social contract, and Emily. These are the 4 famous works of Rousseau. Now रूसो अपनी बुक में बताते हैं कि नेचुरली जब स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में जो ह्यूमन था वो एक नोबल सैवेज था। स्टेट ऑफ नेचर हम जानते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जहाँ पर कोई भी अथॉरिटी या गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। एंड उस स्टेट ऑफ नेचर में जो रूसो का ह्यूमन है वो एक नोबल सैवेज है। वो सैवेज इसलिए है क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में रहने की वजह से वो सिविलाइज नहीं है, बट वो नोबल है क्योंकि वो काइंड है, सेल्फ सफिशिएंट है एंड कंटेंट इन लाइफ है, और वो लोगों से एम्पैथाइज करता है। एक पीसफुल एनवायरनमेंट है सोशल स्टेट ऑफ नेचर में, एंड सब साथ में खुशी से रह रहे हैं, कॉपरेशन है, पीसफुल है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। लेकिन जब पहली बार किसी ने एक लैंड को फेंस करके कहा ये मेरा है, वहीं से प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओरिजिन होता है। एंड दिस प्राइवेट प्रॉपर्टी लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी, और इसी प्राइवेट प्रॉपर्टी से सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। और जैसे ही इनइक्वालिटी सोसाइटी में क्रिएट होती है देयर अराइजेस कॉन्फ्लिक्ट, और इन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने बताया है कि स्टेट अराइज होता है। स्टेट जो है उसका मेन फंक्शन होता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करना, इनइक्वालिटीज़ को ख़त्म करना। लेकिन वो ये भी बताते हैं कि साथ साथ स्टेट का काम जो है वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना भी है, लोगों की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना भी उसका काम है, और इनइक्वालिटी को ख़त्म करना ही नहीं बल्कि लिबर्टी का प्रोटेक्शन भी वर्क है ऑफ द स्टेट। वो स्टेट को एक नेसेसरी ईवल बताते हैं क्योंकि जो ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ हाउ द सोसाइटी इवॉल्व्स। एक सोसाइटी इसी तरीके से इवॉल्व होती है जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी कम्स इनटू प्ले इवेंचुअली, एंड बिकॉज ऑफ दिस हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ती है। वो ये कहते हैं कि लेजिटिमेट पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो एक अग्रीमेंट में होती है, दैट इज़ एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे पॉलिटिकल अथॉरिटी क्रिएट की जाती है। जैसा कि हमने हॉब्स के स्टेट ऑफ नेचर में देखा था, जो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से से लोग बाहर आ गए थे स्टेट ऑफ नेचर से। उसी तरीके से रूसो भी एक ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराते हैं और एब्सोल्यूट एंड इनडिविजिबल इनएलिएनेबल सोवरेनिटी को स्टैब्लिश करते हैं। हाउएवर इनकी जो अथॉरिटी डेवलप हुई है, जो सोवरेनिटी डेवलप हुई है, वो बहुत ही डिफरेंट है हॉब्स के सोवरेनिटी के। हॉब्स की सोवरेनिटी जो थी वो एक थर्ड पार्टी में थी, जो जिसके पास एब्सोल्यूट पावर थी,
बट रूसो कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है वो लोगों में लोकेटेड होती है, और जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, जो रूलर है, वो सिर्फ और सिर्फ एक डेलीगेट है लोगों की पावर का। वो उनका एजेंट है जो लोगों की विल के अकॉर्डिंग काम करता है, लोगों का सबऑर्डिनेट है। एंड दिस इज़ द आइडिया ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, जहाँ पर जो सोवरेनिटी है वो लोगों में है एंड स्टेट इज़ जस्ट एन एजेंट ऑफ दैट पावर। जो स्टेट है वो एजेंट है ऑफ पीपल्स विश, एंड दिस इज़ व्हाट पॉपुलर सोवरेनिटी इज़। वो ये कहते हैं सोवरेनिटी जो है वो लोगों में कलेक्टिवली बिलोंग करती है एंड ये इनडिविजिबल होती है। रूसो का कहना ये है कि जब लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं तो वो अपने इंडिविजुअल राइट्स को एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को दे देते हैं, एक सरेंडर कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको मोर सिक्योर राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेट ऑफ नेचर में उनके पास राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रोटेक्शन है, टू सेल्फ डिफेंस है, एंड जो ये राइट टू सेल्फ डिफेंस है वो उनका अपने लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ नेचर में कोई उनको आके मार नहीं सकता है। लेकिन जब वो स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आकर अपने राइट्स को सरेंडर करते हैं तो और एक कम्युनिटी को देते हैं, तो वो जो कम्युनिटी है वो उस राइट टू लाइफ को एक लॉ में कन्वर्ट कर देती है, जहाँ पर जिसकी वजह से वो जो राइट टू लाइफ है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि अब वो एक लॉ है। तो अगर उसको कोई वायलेट करेगा तो वो उस पनिश किया जाएगा, उसको उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलेगी। एंड जो उनका राइट था वो जब लॉ बन जाता है तो इट बिकम्स मोर सिक्योर, तो ये ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। एंड दिस इज़ व्हाट दे गेन जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने नेचुरल लिबर्टी और अनलिमिटेड फ्रीडम को तो लूज़ करते हैं, बट वो सिविल लिबर्टी एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड प्रॉपर्टी राइट्स को गेन करते हैं। वो गवर्नमेंट को सिर्फ एक एजेंट की तरह देखते हैं लोगों का, जो उनकी विल का सबऑर्डिनेट है, और लोगों की विल को एग्जीक्यूट करना ही स्टेट का मेन काम है। रूसो सेपरेशन ऑफ पावर्स को सपोर्ट नहीं करते थे, बिकॉज उनका ये मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो एक सबऑर्डिनेट है जनरल विल ऑफ द पीपल की, एंड बिकॉज ऑफ दैट उस सेपरेशन ऑफ पावर्स की ज़रूरत नहीं करती है। एंड ही प्रेफर्स डायरेक्ट डेमोक्रेसी ओवर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, क्योंकि इनका ये मानना था कि एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों की विल को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता है एज एक्यूरेटली एज डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जैसे हो सकता है। So he was against the representative democracy form of representative democracy and supported डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी ग्रीक में थी। वो लोगों के पार्टिसिपेशन को फेवर करते थे इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पर लोग अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन देकर बेटर गवर्नमेंट बना सके। एंड ही ऑल्सो सेड कि इंग्लिश मैन आर फ्री ओनली वंस इन 5 years बिकॉज ही हैड नो फेथ इन रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। वो उनका ये मानना था कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें सिंस लोग रोज़ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता है। उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन सिर्फ वंस इन 5 years होता है, जब वो और वही जो टाइम है वो एक्चुअली में फ्री है। वो प्रेफर करते थे ग्रीक डेमोक्रेसी। एंड फॉर रूसो जनरल विल कैन बी डिसाइडेड ओनली बाय एसोसिएशन एंड नॉट बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव, एंड इसी की वजह से वो ज़्यादा फेवर में थे इन द ऑफ द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ना अभी तक हमने देखा है कि पॉपुलर सोवरेनिटी क्या है। पॉपुलर सोवरेनिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि जब जो अथॉरिटी है वो लोग सब एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, दैट इज़ पॉपुलर सोवरेनिटी। और अब बात करते हैं जनरल विल की। सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग बिटवीन एक्चुअल विल एंड रियल विल। रूसो ने 2 तरीके की विल बताई है, एक्चुअल विल एंड रियल विल। एक्चुअल विल जो होती है वो हमारी लोअर सेल्फ होती है, हमारी सेल्फिश इंटरेस्ट वाले सेल्फ होता है, जो हमें सेल्फिशली काम करने के लिए बताता है, जहाँ पर हम सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं और आपको देर हो रही है, सो यू थिंक ऑफ जंपिंग द रेड लाइट, क्योंकि आपको कहीं पर टाइम पर पहुंचना है, तो आप उसको जब कर जाते हो तो आप अपनी एक्चुअल विल को फॉलो करते हो, और आप ये नहीं सोचते हो कि आपके इस डिसीजन से एक्सीडेंट भी हो सकता था, किसी और को भी चोट लग सकती थी और साथ साथ आपको भी चोट लग सकती थी। बट सिंस आप ये सोच रहे थे कि आपको कहीं पर टाइम पर पहुँचना है, आपने किसी के बारे में नहीं सोचा है, बस अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फॉरवर्ड रखा है। दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअल विल।
लेकिन रियल विल क्या होता है? रियल विल होता है हमारा हायर सेल्फ, जहाँ पर अगर हम रेड लाइट पर हैं तो हम ये भले ही हमें देर हो रही होगी, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि रेड लाइट जंप करने से हो सकता है भले ही मैं टाइम पर पहुंच जाऊं, बट इट कैन ऑल्सो कॉज एक्सीडेंट, तो हम अपने साथ साथ बाकी लोगों के इंटरेस्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, सेल्फिशली होकर नहीं सोच रहे हैं। वो हमारी रियल विल होती है। एंड रियल विल को फॉलो करना टेक्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। सो जनरल विल जो होती है वो सम होती है ऑफ ऑल द रियल विल्स, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, जब हम उनकी रियल विल को सम करते हैं तो वो जनरल विल होती है। एंड जनरल विल जो होती है वो वर्क करती है इन द फेवर ऑफ कॉमन गुड। जनरल विल फेवर्स कॉमन गुड, क्योंकि ये किसी के सेल्फ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, इट वर्क्स इन द इंटरेस्ट ऑफ कॉमन गुड। रूसो जो है वो दो तरीके की विल को डिस्टिंग्विश करते हैं, दैट इज़ द जनरल विल एंड द एक्चुअल विल, सॉरी रियल विल एंड द एक्चुअल विल। एक्चुअल विल जो होती है वो इमीडिएट सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करती है, एंड रियल विल जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है सेल्फ डिसिप्लिन को और कलेक्टिव वेलफेयर को। और जब हम सबके रियल विल को मिला देंगे तो वो सबका कलेक्टिव वेलफेयर है। और जब हम सबके कलेक्टिव वेलफेयर की बात कर रहे हैं तो वो स्टेबल है, वो ट्रांजिएंट नहीं है, वो कंसिस्टेंट है। एंड सिंस इट इज़ स्टेबल, वो सबके कॉमन गुड को ध्यान में रखती है। वो ये कहते हैं कि जब हम अपनी रियल विल को फॉलो करते हैं तो सोसाइटी में हार्मनी और सोशल ऑर्डर बनता है। फॉर एग्जांपल, द सेम ट्रैफिक एग्जांपल, अगर हम रेड लाइट को जंप कर जाते हैं तो देयर विल बी क्योस, क्योंकि एक्सीडेंट होगा, इट इज़ मेंट टू क्रिएट क्योस। लेकिन अगर हम रेड लाइट को के रूल्स को फॉलो करते हैं, सो देयर वुड बी अ ईजी पैसेज ऑफ द व्हीकल्स विदाउट एनी क्योस। ईजिली व्हीकल्स पास कर पाएंगे, कोई क्योस नहीं होगा, एंड सब अपने टाइम से जगह पर पहुंच जाएंगे। सो एक सोशल हार्मनी बनी रहेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एंड जब हम रियल विल को फॉलो करते हैं सो इट इंश्योर्स देयर इज़ सोशल ऑर्डर एंड हार्मनी। तो जब हम सब रियल विल को फॉलो करेंगे तो सोसाइटी जो है वो अपने आप ही स्टेबल हो जाएगी। और रूसो का ये मानना था कि ट्रू फ्रीडम जो होता है वो जब हम अपनी सेल्फिश डिज़ायर को ओवरकम कर देते हैं, दैट इज़ द सेम, टेकिंग द सेम एग्जांपल ऑफ रेड लाइट, जब हम ये इस डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं कि हमें रेड लाइट जंप नहीं करनी है, दैट इज़ द ट्रू फ्रीडम। और वो ये मानते थे कि इंडिविजुअल जो है उसको फोर्स किया जा सकता है टू बी फ्री, दैट इज़ अ मैन कैन बी फोर्स टू बी फ्री। जब, और इसका ये मतलब था कि हम लोगों को फोर्स कर सकते हैं टू फॉलो देयर रियल विल, टू गिव अप देयर सेल्फिश इंटरेस्ट एंड वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल। एंड अगर इसके लिए कोएर्शन किया भी जाता है तो इट इज़ गुड, क्योंकि ये सबके हित के लिए है, इट इज़ फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल। एंड जब वो सबके हित के लिए है तो वो गलत हो ही नहीं सकता है। जनरल विल जो है वो कलेक्टिव एंड रैशनल विल ऑफ द एंटायर कम्युनिटी होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये एब्सोल्यूट होती है, इंडिविजिबल एंड इनएलिएनेबल होती है। Now this was the concept of general will as given by Rousseau। अब हम देखेंगे इसको क्रिटिसाइज भी किया है काफ़ी थिंकर्स ने। थिंकर्स का कहना ये है कि जनरल विल जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई भी मैकेनिज़्म जो है वो रूसो ने नहीं दिया है। और वो ये मानते हैं कि जब रूसो ने कहा है कि अ पर्सन कैन बी फोर्स टू फ्री, तो वो कोएर्शन को लेजिटिमाइज कर रहे हैं, विच कुड बी यूज्ड इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो। और जनरल विल में जो लोग हैं वो मेजॉरिटी को फॉलो कर रहे हैं, सो माइनॉरिटी जो है उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, एंड दिस इज़ रॉन्ग। जहाँ आप माइनॉरिटी को इग्नोर कर रहे हो तो इट इज़ मेंट टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, क्योंकि कभी ना कभी ये माइनॉरिटी जो है जिसको आप नहीं सुन रहे हो वो भी आवाज़ उठाएगी। एंड जब ऐसा होगा तो देयर वुड बी अ क्योस इन द सोसाइटी, सोशल इंस्टेबिलिटी आने की चांसेस हो जाती हैं। और वो ये बताते हैं कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात रूसो करते हैं वो ज़रूरी नहीं है एक बड़ी और हेट्रोजीनियस सोसाइटी में उसको अप्लाई करना जो है वो बहुत ही फ़ीज़िबल नहीं है। एक होमोजीनियस सोसाइटी में तो उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया, जब एक इतनी बड़ी सोसाइटी की बात करते हैं, इतने बड़े नेशन स्टेट की बात करते हैं, तो इस जगह पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एप्लीकेशन जो है, इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड वो ये कहते हैं कि जो सोवरेनिटी है वहाँ पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स और चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं हैं जो कि क्रिएट कर सकती है प्रॉब्लम। एंड रूसो जो है उन्होंने कोई भी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं दिया है जहाँ पर हम जनरल विल को
आइडेंटिफाई कर सकें कि और उसको एक्सप्रेस करने का कोई तरीका देख सकें। उन्होंने जनरल विल तो बताया है, बट उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, इसके बारे में उन्होंने कोई मैकेनिज़्म नहीं दिया है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं दिया है। ओके, दीज वर द क्रिटिसिजम्स। नाउ लेट अस हैव अ क्विक समरी। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो अपने स्टेट को बनाते हैं बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटीज़ जो क्रिएट हुई हैं सोसाइटी में बिकॉज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। पॉपुलर सोवरेनिटी सिंपली वो होती है जो लोगों से ओरिजिनेट होती है, जहाँ पर पावर जो है वो लोगों के पास है। जनरल विल जो होती है वो कलेक्शन होती है ऑफ द रियल विल ऑफ ऑल द पीपल। रियल विल कुछ नहीं है, हमारी जो सेल्फिश इंटरेस्ट में ना सोचकर जब हम बेटरमेंट ऑफ ऑल सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, वो हमारी रियल विल होती है। एंड जब हम सारी सबकी रियल विल को जोड़ देते हैं तो वो जनरल विल बन जाती है। एंड जनरल विल जो होती है वो एब्सोल्यूट होती है, इनएलिएनेबल होती है, इंडिविजिबल होती है, फॉर्म ऑफ सोवरेनिटी है, क्योंकि ये जो है वो सबके कलेक्टिव गुड के बारे में सोच रही है। एंड अकॉर्डिंग टू रूसो, फ्रीडम जो है, ट्रू फ्रीडम तब आती है जब हम अपनी रियल विल को फॉलो करते हैं। ओके, दिस सम्स अप द थ्योरी ऑफ रूसो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, प्लीज़ ड्रॉप इट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।